नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर बिश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु का एक साथ हम लोग टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा जलवायु के सामान्य सिद्धांत, जलवायु, वर्षा और उसके बाद में ऋतु, मौसम, मानसून। फिर हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियाँ और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था ग्रीष्म ऋतु का। अब ग्रीष्म ऋतु में हमने ये समझा कि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है 21 मार्च को और उसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। अप्रैल मई में कौन कौन सी क्रियाविधि होती है और उसके बाद में फिर जून के अंदर वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन होता है, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो वर्षा ऋतु या मानसून काल है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय मानसून तंत्र या मानसून सिस्टम के नाम से लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से अगली दूसरी हेडिंग आप लोग बनाओ। दूसरी ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ऑब्लिक मॉनसून काल। वर्षा ऋतु ऑब्लिक मानसून काल, इसका औसत जो टाइम पीरियड है वो है 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर तक का औसत टाइम पीरियड है वर्षा ऋतु या मानसून काल का। वर्षा ऋतु या मानसून काल। अब वर्षा ऋतु या मानसून काल का आगमन क्यों होता है, तो आप इसको बहुत फिर से एक बार व्यवस्थित तरीके से समझो। पृथ्वी के बीच में से गुजरने वाली रेखा जिसका नाम है भूमध्य रेखा, भारत के दक्षिण से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है और भारत के बीच में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च को। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, और इस रेखा का नाम कौन सा है, तो जवाब दोगे कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। फिर हमने बात की कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना शुरू होता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे धरातल पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और समुद्रों में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। क्योंकि जल की विशेषता होती है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल की विशेषता होती है कि जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा होता है। इसलिए जैसे भारत के दक्षिण में स्थित विशाल जल राशि, इसका नाम क्या है, तो जवाब दोगे हिंद महासागर। हिंद महासागर। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब भारत के अंदर जो मानसून आता है हिंद महासागरीय मानसून है। हिंद महासागरीय मानसून कन्याकुमारी से टकरा के दो शाखाओं में विभाजित होता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा के रूप में विभाजित होता है। तो हिंद महासागरीय मानसून और भारतीय क्षेत्र में इस समय जो क्षेत्र बनता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, यानी लो प्रेशर। भारतीय लैंड पार्ट पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। और इस समय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर बनता है हाई प्रेशर। यहाँ पे भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी बनता है हाई प्रेशर और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में भी बनता है हाई प्रेशर।
लो प्रेशर बनने के साथ साथ में भारत के इस वाले भाग में और तिब्बत के क्षेत्र में जाकर के और एक क्षेत्र विकसित होता है, ITCZ की पेटी बन जाती है। ITCZ क्या है, तो एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है, तो यहाँ नोट करके लिख दो। ITCZ पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, एक निम्न वायुदाब का केंद्र है। जो सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होता है तो ITCZ की पेटी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, और सूर्य वापस दक्षिण की तरफ जाता है तो ITCZ की पेटी वापस साउथ की तरफ शिफ्ट होती है। पवनों को धरातल की साइड में लाना और यहाँ धरातल से समुद्र की तरफ भेजना जो मुख्य काम है वो किसका है, तो जवाब दोगे ITCZ का सबसे बड़ा रोल है, ITCZ का ही ये काम है। उसके बाद में जब ये ITCZ यहाँ पे आके देखो, जुलाई माह में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास में इस पेटी में आके विकसित होता है, और यहाँ लो प्रेशर का केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है कि यहाँ से 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, खड़ी रेखाएं क्या कहलाती, तो जवाब दोगे देशांतर कहलाती है। 40 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में जो दक्षिणी गोलार्ध में ये इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती है, इन्हें दक्षिण गोलार्ध से स्विंग करवा के और उत्तरी गोलार्ध में मुड़ने के लिए मजबूर कर देता है लो प्रेशर का केंद्र। यानी फेरल का नियम तो यह कहता है कि दक्षिण गोलार्ध की हवा दक्षिण में रहेगी और उत्तरी गोलार्ध की हवा उत्तर में अपने दाएं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध की हवा अपने दाएं ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध की हवा अपने बाएं ओर मुड़ती है, लेकिन 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करवा करके इनकी डायरेक्शन उलट जाती है, और अब इन हवाओं की जो दिशा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो चुकी है, तो ऐसे देखो, इस दिशा का नाम कौन सा होगा, दक्षिण, और यह है पश्चिम। और इस साइड से यदि हवा आएगी तो आप इनका अब क्या नाम दोगे, जवाब दोगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून या हिंद महासागरीय मानसून भारतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होता है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ के और भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है हिंद महासागरीय मानसून। और इससे पहले हिंद महासागरीय मानसून भारत की दक्षिणतम मुख्य भूमि की दक्षिणतम जगह कन्याकुमारी से टकराता है। कन्याकुमारी से टकरा करके हिंद महासागरीय मानसून दो शाखाओं में विभाजित होता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून एवं बंगाली खाड़ी का मानसून। आप देखो, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें लिखना शुरू करेंगे, फिर समझेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्षा ऋतु या मानसून काल, इसमें 21 जून को सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक तापमान होने से निम्न वायुदाब का केंद्र, अत्यधिक तापमान होने से निम्न वायुदाब का केंद्र इतना शक्तिशाली होता है कि
इतना शक्तिशाली होता है कि हिंद महासागरीय मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंद महासागरीय मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जैसे ही हिंद महासागरीय मानसून आकर्षित होगा और दक्षिण गोलार्ध की पवनों को 60 से 40 डिग्री देशांतरों के पास से उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट करके इस मानसून का नाम उत्तर पश्चिमी मानसून हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। हिंद महासागरीय ओब्लिक दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की तरफ अग्रसर होता है। यानी कि हिंद महासागरीय मानसून भारत की तरफ आगे बढ़ता है और हिंद महासागरीय मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ दस्तक देता है, ऐसा एक आप डायग्राम बना लेना। और सबसे पहले भारत में दस्तक देता है भारत की दक्षिणतम जगह इंदिरा पॉइंट या फिर कहोगे ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर सबसे पहले आ जाता है 25 मई को। तो भारत में सबसे पहले मानसून के संकेत कहाँ मिलते हैं या मानसून का दस्तक सबसे पहले कहाँ होता है, तो फिर आपका जवाब सबसे पहले इसका जवाब क्या होगा? भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश या मानसून का आगमन ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार पर होता है। उसके बाद भारत में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से मानसून का जो प्रवेश होगा वो मालाबार तट केरल से होगा 1 जून को। उससे पहले की क्या क्रियाविधि है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून अंडमान निकोबार में 25 मई को प्रवेश करता है। अंडमान निकोबार में 25 मई को प्रवेश करता है। सबसे पहले मानसून का दस्तक कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और वर्षा अत्यधिक होती है। उसके बाद में भारत में व्यवस्थित रूप से मानसून का प्रवेश मालाबार तट केरल से 1 जून को होता है।
1 जून को होता है इसी मानसून धमाका ऑब्लिक मॉनसून का विस्फोट कहते हैं। मानसून का विस्फोट कहते हैं। उसके बाद यही दक्षिण पश्चिम मानसून या हिंद महासागरीय मानसून कन्याकुमारी से टकरा के 2 शाखाओं में विभाजित होता है, जिसमें एक को हम पढ़ेंगे अरब सागरीय मानसून पहले और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बंगाल खाड़ी का मानसून। ये दोनों मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून के ही भाग है, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून ही कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कन्याकुमारी से टकरा के दो शाखाओं में विभाजित होता है। 2 शाखाओं में विभाजित होता है। फर्स्ट अरब सागरीय शाखा, सेकंड बंगाल की खाड़ी की शाखा। और मानसून की फर्स्ट शाखा आप लोग हेडिंग बनाओ, अरब सागरीय शाखा। पहले हम लोग पढ़ेंगे अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। अब देखो, अरब सागरीय मानसून मालाबार तट से पहले ये टकराया, उसके बाद में यहाँ पे पूरे भारत के यहाँ पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इससे ये टकराता है और पश्चिमी घाट के पर्वतों के सहारे सारे ऊपर चढ़ता है। विश्व में वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तो जो मानसून पूर्व जो भारत में वर्षा आती है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, वो संवहनीय वर्षा थी, जैसे आम्र वर्षा, काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर, वो सब संवहनीय वर्षा के प्रकार थे। अब जो मानसून काल में भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन सी वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा भारत में सबसे ज्यादा होती है। अरब सागरीय मानसून आगे बढ़ेगा और ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर आगे मानसून, अरब सागरीय मानसून, और अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाट के सहारे आगे बढ़ेगा। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के सहारे इस तरीके से आगे बढ़ता है। और यहाँ जो ये बादल वर्षा जिस क्षेत्र में पर्वत के जिस भाग में ज़्यादा वर्षा करवाते हैं उसे बोला जाता है पवनाभिमुख क्षेत्र। और पर्वत के जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है और दूसरे साइड में रह जाता है जो छाया क्षेत्र है, उसे बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, और इसका नाम है पवनाभिमुख क्षेत्र। पवनाभिमुख क्षेत्र या इसी वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और यह कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मराठवाड़ा, विदर्भ,
पुणे। मराठवाड़ा, विदर्भ, पुणे किसके क्षेत्र है? जवाब दोगे पवना विमुख क्षेत्र के हैं। और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है, पूर्वी ढलान कंप्लीटली सूखे रह जाते हैं। तो अरब सागरी मानसून, अरब सागरी मानसून में हम लोग पढ़ेंगे यह मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा करवाते हैं। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा करवाते हैं, इसलिए वहां पे सदाबहार वनस्पति और लेटेराइट मृदा पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति और लेटेराइट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, इस मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर वर्षा नहीं होती है। अतः यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के उदाहरण होते हैं, जैसे हमने पीछे लिखे मराठवाड़ा, विदर्भ और पुणे। मराठवाड़ा, विदर्भ, पुणे। नेक्स्ट, उसके बाद में यही पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र पे वर्षा करवाते करवाते आगे भारत में यहाँ से आगे एक नदी आएगी, जिस नदी का नाम है ताप्ती नदी घाटी, यानी इस ताप्ती नदी घाटी में प्रवेश कर जाएगा। फिर नर्मदा नदी घाटी में प्रवेश करेगी और एक अरावली के यहाँ से सहारे सारी ये मानसूनी शाखा हिमालय तक जाएगी। तो इसकी 3 शाखाओं के रूप में जैसे विभाजित होता है, ताप्ती नदी घाटी शाखा, नर्मदा नदी घाटी शाखा से होते हुए ये पूरे इस मध्य भारत में प्रवेश करेगा अरब सागरी मानसून, और एक अरावली के समानांतर सहारे सारे ये शिवालिक हिमालय से ले जाकर के टकराएगा। तो उसके बाद में ये मानसून नेक्स्ट है। इसके बाद देखो अरब सागरी मानसून ताप्ती एवं नर्मदा नदी घाटियों में में प्रवेश करके मध्य भारत एवं छोटा नागपुर में पहुंचता है। छोटा नागपुर में पहुंचता है। उसके बाद अरब सागरी मानसून राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? अरब सागरीय। लेकिन अरावली की पहाड़ियां इसके समानांतर होने के कारण सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करवाता है? तो जवाब दोगे अरब सागरी मानसून के अरावली की पहाड़ियां समानांतर स्थित है, इसलिए पर्याप्त वर्षा नहीं करवाता है। तो राजस्थान में पर्याप्त वर्षा या सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से।
अरब सागरीय मानसून राजस्थान में सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है, लेकिन यहां पे स्थित अरावली की पहाड़ियां इसके समानांतर या दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण इसे रोक करके राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवाता है। दक्षिण अरावली की ऊंचाई हमने पढ़ा था 1000 मीटर है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून सबसे पहला आता है। नेक्स्ट है अरब सागरीय मानसून के अरावली समानांतर या दिक् स्थिति में समानांतर पैरेलल दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवा पाता है। तो अरब सागरीय मानसून राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवा पाता है क्योंकि अरावली इसके कैसे स्थित है? जवाब दोगे समानांतर। लेकिन याद रखना, इस मानसून से राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। वर्षा तो होती है लेकिन दक्षिणी राजस्थान में। ऐसा प्रश्न आ जाए कि अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं होती थी, ये स्टेटमेंट गलत है। होती है पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। उसके बाद में दक्षिण राजस्थान में इस मानसून से वर्षा होती है। लेकिन एक बात याद रखना, राजस्थान के मानसून में, राजस्थान की वायु में सबसे ज्यादा आर्द्रता या नमी, ह्यूमिडिटी देने वाला मानसून कौन सा है? अरब सागरीय। इसका फायदा उठाता है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून उठाता है। राजस्थान की वायु में सर्वाधिक नमी ओब्लिक आर्द्रता अरब सागरीय मानसून देता है। नमी ओब्लिक आर्द्रता अरब सागरीय मानसून देता है। उसके बाद यही मानसून सीधे कहां जाके टकराता है? शिवालिक हिमालय से। उसके बाद देखो, यह मानसून शिवालिक हिमालय से टकराता है एवं लौटते समय पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाता है। तो इसे लौटते हुए मानसून में जब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है तो वो कंपैरेटिव अरब सागरीय मानसून से जब लौटता हुआ वापस यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ इसकी अवरोधक का काम करके और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कंपैरेटिव ज़्यादा करवाती है। यहाँ से मानसून 1 जून को स्टार्ट होता है और कंपैरेटिव 15 से 20 जून के बीच में राजस्थान में इसका
आगमन होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन सा होता है, तो जवाब दोगे अरब सागरी मानसून आता है, और यह मानसून राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला, यह मानसून 15 से 20 जून के मध्य 15 से 20 जून के मध्य आता है, कोमा लगा के। इसका प्रवेश बांसवाड़ा से होता है। इसका प्रवेश बांसवाड़ा से होता है, अतः इसे मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को बोला जाता है, तो जवाब दोगे बांसवाड़ा को कहा जाता है। जब 15 से 20 जून यानी 1 जून को याद पे आएगा, तो मुंबई में भी मानसून पहुंचते पहुंचते इसको 10-15 दिन लग जाते हैं। इससे भी पहले देखो कोलकाता में, मुंबई से पहले तो कोलकाता में मानसून पहुंचता है, और सबसे पहले मानसून पहुंचता है यहाँ पे, जैसे मिजोरम हो गया, अगरतला हो गया, आइजोल हो गया, इन क्षेत्रों में। बंगाल की खाड़ी का मानसून ग्रेट निकोबार होते हुए सबसे पहले इस पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसा कोई शहर दिया हो ना कि सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है, और ऑप्शन दिए हो अगरतला, आइजोल या फिर तो कोलकाता, मुंबई, तो फिर यहाँ पे आइजोल हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि उन वाले क्षेत्रों के अंदर मानसून सबसे पहले जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, अरब सागरी मानसून की शाखा। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। हेडिंग बनाओ, सेकंड टाइप का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, यह मानसून सर्वप्रथम पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करता है। पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करता है, और पूर्वोत्तर भारत में याद रखना, जो मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, इस मेघालय में 3 लगातार पहाड़ियाँ फैली हुई है, गारो, खासी, जयंतिया, और इन खासी पहाड़ियों पर स्थान स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो ये बीच वाली पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम कौन सा है, खासी पहाड़ियाँ, और खासी पहाड़ियों पर बसे हुए स्थान है मौसिनराम एवं चेरापूंजी। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम। दूसरा सर्वाधिक वाला चेरापूंजी, किस राज्य में, मेघालय में। और मेघालय में इस बंगाली खाड़ी के मानसून से इतनी ज्यादा वर्षा होती है कि इसका नाम ही मेघ का आल्य रख दिया गया है। प्रवेश करता है। नेक्स्ट, मेघालय की खासी पहाड़ियों का मौसिनराम स्थान विश्व में सर्वाधिक
विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम में। नेक्स्ट बात लिखो, इसके बाद सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट, मेघालय का नामकरण एसपी चटर्जी ने किया। यानी मेघालय का नाम मेघालय होना चाहिए। ये किसने नाम रखा था? तो जवाब क्या दोगे? एसपी चटर्जी ने ये नाम सुझाया था। उसके बाद ये हिमालय की पहाड़ियों के नीचे नीचे होता हुआ बंगाल के, देखो फेरल ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की हवा, या कोरियोलिस बल ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की हवा चलते चलते अपने दाएं ओर मुड़नी चाहिए। लेकिन इस महान मरुस्थल में, पश्चिमी राजस्थान में जो महान मरुस्थल फैला हुआ है, इसमें बलवी रेतीली मृदा के कारण यहाँ पे लो प्रेशर का केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है कि यह जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये हिमालय के नीचे होता हुआ फेरल के नियम का उल्लंघन करता हुआ ये इस दिशा में आगे बढ़ता है। और जैसे ही आगे बढ़ेगा और हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करता है, तो अब अरावली इसके समकोण या आड़ी स्थित होने के कारण राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? जवाब दोगे बंगाल की खाड़ी के मानसून से। उसके बाद लिखोगे, मरुस्थल में अधिक लो प्रेशर बनने के कारण यह मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करता है, कॉमा लगा कि दक्षिण पूर्व दिशा से या झालावाड़ से, दक्षिण पूर्व दिशा से या झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद में ये झालावाड़ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भयंकर वर्षा करवाता है, या फिर ऐसे कहोगे अरावली के पूर्वी ढलानों पर यह अत्यधिक वर्षा करवाता है। अब जो अरावली की सिचुएशन होगी वो पश्चिमी घाट की तरह फिर से ऐसी सिचुएशन बनती है। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? तो जवाब क्या दोगे? अरावली। और अरावली के दक्षिण पूर्वी ढलानों वाले क्षेत्र से यहाँ से ये हवाएं ऊपर चढ़ती है, तो इसको तो हम लोग नाम देंगे वृष्टि प्रदेश, और इसको नाम देंगे वृष्टि छाया प्रदेश। और अब यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश में रह जाता है मरुस्थल। बंगाल की खाड़ी के मानसून को राजस्थान तक लाने का जो सबसे बड़ा काम किया वो किसने किया? मरुस्थल ने। और इस वर्षा से वंचित भी रह गया, वो भी कौन है? तो जवाब दोगे मरुस्थल रहा। मरुस्थल इससे वंचित रह चुका है। और अरावली के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी ढलानों पर यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए अधिकांशतः जो नदियों का उद्गम अरावली के
दक्षिण पूर्वी ढलानों से होता है। यहीं वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, यहीं वन्य जीव ज़्यादा पाया जाता है और इसी क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। तो नेक्स्ट, इस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाने वाला मानसून कौन सा? जवाब दोगे बंगाल की खाड़ी का मानसून है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। नेक्स्ट, अगला, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी या सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अब सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, उसके बाद अरब सागरीय मानसून से होती है। अब आपसे प्रश्न पूछें कि राजस्थान में कुल कितने मानसूनों से वर्षा होती है, तो कुल एक साल में 3 मानसून वर्षा करवाते हैं। सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से मानसून से, दूसरी अरब सागरीय मानसून से, और तीसरी शीत ऋतु में होती है जिसे हम लोग भूमध्य सागरीय मानसून से वर्षा होना कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल 3 मानसूनों से वर्षा होती है। राजस्थान में कुल 3 मानसूनों से वर्षा होती है। फर्स्ट, अरब सागरीय मानसून से, सेकंड, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, थर्ड, भूमध्य सागरीय मानसून से। अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून से ये जो वर्षा होती है मानसून काल में, और ये वर्षा राजस्थान की कुल वर्षा का 90% भाग रखती है। जबकि भूमध्य सागर से जो वर्षा होती है शीतकाल में, और ये राजस्थान की कुल वर्षा का 10% पार्ट रखती है। 10% पार्ट रखती है। उसके बाद में ये जो भी हमने मानसून का सिद्धांत पढ़ा कि किस तरीके से भारत में मानसून का आगमन होता है, प्रवेश होता है, इनसे जुड़े हुए भारत में भूगोल के वैज्ञानिकों के नाम कौन कौन से हैं, तो जवाब दोगे फ्लॉन, रामनाथन, वसंत गोवारिकर,
वसंत गोवारिकर का नाम भारतीय मानसून से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आप यहाँ पे लिख देना कि वसंत गोवारिकर को भारतीय मानसून मॉडल का जनक बोलते हैं। वसंत गोवारिकर को भारतीय मानसून मॉडल का जनक कहते हैं। अब हेडिंग बना लो, मानसून काल की विशेषता। भारत और राजस्थान में मानसून काल की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानसून काल की विशेषताएं। मानसून काल की विशेषताएं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य केरल है, याद रखना, मेघालय नहीं होगा। वर्षा वाला स्थान मौसिनराम में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय, सॉरी केरल। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य केरल। तो भारत का न्यूनतम वर्षा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में कई वर्षों से मानसून काल में वर्षा वहां पे हुई नहीं। वहां पे शीतकाल के अंदर वर्षा हिमपात के रूप में या हिमकणों के रूप में वर्षा होती, बर्फबारी के रूप में, जैसे राजस्थान में मावठ वर्षा आती, उस सिस्टम से। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। न्यूनतम वर्षा वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप जानते हो कौन सा है, तो जवाब दोगे मौसिनराम है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह जो लद्दाख की राजधानी, वहां पे कभी मानसूनी वर्षा हुई नहीं है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। 100 सेंटीमीटर 40 दिन, 100 सेंटीमीटर 40 दिन तक वर्षा होती है, सक्रिय रहता है मानसून। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा। 90 सेंटीमीटर और मानसून सक्रिय रहता है मात्र 38 दिन तक। उसके बाद में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जिला जैसलमेर। औसतन वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर, मानसून सक्रिय रहता है 5 दिन।
सबसे कम मानसून सक्रिय किस जिले में रहता है? जवाब क्या दोगे? जैसलमेर में। अब राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमेशा याद रखोगे माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। 150 सेंटीमीटर 48 दिन मानसून सक्रिय रहता है। कितने दिनों तक? तो जवाब क्या दोगे? 48 दिनों तक। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। मानसून सक्रिय रहता है, मतलब औसतन कोई वर्षा होती नहीं यहाँ पे। 0 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर। वर्षा की सबसे ज्यादा परिवर्तनता वाला जिला कौन सा है? चेंजेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा है? तो जवाब दोगे जैसलमेर में। कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा बहुत कम होती है, वो है जैसलमेर। वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता वाला जिला वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता वाला जिला जैसलमेर। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में। नेक्स्ट, सबसे आर्द्र महीना अगस्त। जो सबसे आर्द्र है वो न्यूनतम शुष्क है। याद रखना, सर्वाधिक शुष्क महीना अप्रैल है और सबसे ज्यादा आर्द्र महीना कौन सा होता है? अगस्त होता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा है वो जुलाई माह में होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। उसके बाद में राजस्थान में जैसे जैसे हम लोग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जाएंगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। याद रखना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है। अब कोई भी जिला आपसे दे देंगे तो उस अकॉर्डिंग कमी आती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ये ऑप्शन नहीं दिया। और उत्तर पूर्व से पश्चिम में जाने पर भी राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो हम लोग भारत और राजस्थान की ऋतुएं पढ़ रहे हैं और पहली ऋतु जो हमने पढ़ी थी वो सबसे फर्स्ट थी वर्षा ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे शरद ऋतु और शीत ऋतु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और यदि आपने कोई दूसरे वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो भी आप जरूर देखिए और दूसरे विद्यार्थियों के बारे में, जीके विद एसआर विष्णु चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।